हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद राहुल 247 पर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का ये महामैराथन, जो कि कक्षा 10 का जीव विज्ञान है और इसमें कुल 4 चैप्टर में से आज हम लोग पहला चैप्टर करेंगे। इससे पहले मैं भौतिकी का संपूर्ण पाठ करा चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। देखिए, इसमें जैव प्रक्रम में हम लोगों को 4 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है और इतना ही चीज़ पढ़ना भी है: पोषण, श्वसन, वाहन और उत्सर्जन। मेन यही आपका की पॉइंट्स है और इसी को पकड़ करके हम लोगों को पढ़ना होगा। तो चलिए, क्या क्या आप जैसे पोषण हो गया, तो पोषण 2 भागों में विभाजित है। पोषण आखिर होता क्यों है और पोषण है क्या? तो आप अपने शरीर की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए भोजन जब करते हैं तो उससे आपको जो एनर्जी मिलती है वो क्या होता है? पोषण। यानी अपने वृद्धि और विकास के लिए जो भी चीज़ें आप लेते हैं वो आपका पोषण कहलाता है। तो पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषी और परपोषी। जो स्वयं भोजन बना लेते हैं, जैसे पादप, यानी पेड़ पौधे, विज्ञान में इनको पादप कहा जाता है। और परपोषी, जो दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी पेड़ पौधों पर आश्रित होते हैं या अन्य जीवों पर आश्रित होते हैं, तो ये परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। स्वपोषी आखिर ये पादपों में होता है, पादप में, तो यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन जाते हैं? तो स्वपोषी को हम लोग जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो उसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। जिस विधि से बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण, तो इसी क्रिया को हम लोगों को यहाँ समझना है और यहाँ से प्रश्न बहुत सारा बन जाता है, तो उसे हम लोग देखेंगे, तब आगे ये सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। बहुत चीज़ें आज आपको जानकारी मिलेंगी। आप बने रहिए और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो प्रकाश संश्लेषण जब होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से पेड़ पौधे लेंगे, उसके बाद पृथ्वी से यानी मिट्टी से जल ले लेंगे, साथ ही साथ उनके पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। और वो सनलाइट ले लेंगे, सूर्य के प्रकाश को एब्जर्व करेगा कौन? क्लोरोफिल। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल रिएक्ट करके क्या बना लेगा? ग्लूकोज, C6H12 और O6, और क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, तो प्रकाश पूछा जाता है, ये प्रकाश संश्लेषण का आपका समीकरण हो गया, लेकिन अभी ये संतुलित नहीं है। संतुलित नहीं भी है लेकिन समीकरण आपका ये बन चुका है। ठीक है, तो संतुलित करने के लिए क्या करना होता है? अणुओं को इक्वल करना होता है। बस यहाँ 6 लगाइए और यहाँ भी 6 लगा दीजिए, फिर यहाँ भी 6 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। जितने देखिए, कार्बन का एगो 6 गो, कार्बन का एगो 6 गो, हाइड्रोजन 12 गो, तो हाइड्रोजन 12 गो, ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18 गो, 6 दूनी 12 और 6 18 गो। तो ये है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र। फिर से देख लीजिए आप लोग, अच्छे से लिख देता हूँ इसको। CO2 + H2O, और शॉर्ट में क्लोरोफिल यहाँ लिख देता हूँ C, और ये सनलाइट। ये किस में टूटा? ग्लूकोज में C6H12 O6 और ऑक्सीजन गैस मुक्त हुआ। ठीक है, बैलेंस नहीं है, यहाँ 6 लगा दिए, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, बैलेंस हो गया। ये अंक से बैलेंस इसलिए किया जाता है ताकि द्रव्यमान बदले नहीं। तो ये प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे कच्ची सामग्री के रूप में क्या क्या लेते हैं? तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाने वाला एक वर्णक है, जिसके कारण पत्तियां हरा रंग का होता है, और इसमें मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कंपटीशन की दृष्टि से।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी पौधे जब भोजन बनाते हैं तो उस समय ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब श्वसन करेंगे पौधे, पेड़ पौधे, तो ये भी क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं। भोजन बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और भोजन बनाते समय ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब श्वसन करेंगे तो ये ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए स्वपोषण का काम खत्म हो गया। यहाँ है परपोषी यानी परपोषण। तो ये परपोषण में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मुख्यतः 3 भाग को जानना है, परजीवी, मृतजीवी और प्राणी संपोषण। इसका दायरा बड़ा हो जाता है, इन दोनों का दायरा छोटा है। तो मैं डिफिनीशन के साथ यहाँ बताऊँगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी कराऊँगा। वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, मतलब कि वो किसी और जीव पे बैठे रहेंगे और उन्हीं से अपना वो पोषण प्राप्त करेंगे। जैसे अमरबेल दूसरे पौधों पर रहता है और उसी पौधों को ये अपने पोषण के लिए नुकसान पहुंचाता है, यानी उसी से पोषण करता है। प्लाज्मोडियम, इसका नाम आप लोग जाने होंगे, मलेरिया परजीवी, यानी प्लाज्मोडियम भी क्या है, तो ये परजीवी है, मलेरिया परजीवी है। कृमि, और ये आपका हो जाएगा जू। कृमि समझते हैं, ये पेट में पाए जाते हैं छोटे छोटे, और यहाँ पे जू यानी आप देख सकते हैं ढील जो बाल में होते हैं, जू। तो ये सब परजीवी होते हैं। वैसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके प्राप्त करते हैं उसे परजीवी कहते हैं, और ये इनका एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। अब मृतजीवी, वह जीव जो मरे हुए या सड़े हुए जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतजीवी पोषी कहा जाता है। मृतजीवी होते हैं वो जीव, तो कौन कौन है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, विषाणु है, ये सब क्या है, मृतजीवी हैं। यानी पोषण के आधार पर इनको क्या कहा जाएगा, तो मृतजीवी कहा जाएगा। अगला है कि प्राणी संपोषण, इसमें प्राणियों द्वारा भोजन ठोस या तरल में लिया जाता है। जब भोजन ठोस या तरल में लिया जाता है तो वह पोषण का कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो कहिएगा प्राणी संपोषण हो जाएगा। और ये बड़े जीव जंतु करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गए। अगला देखिए, अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे आप लोग आ गए। ये आपने अच्छे से जाना, परजीवी क्या होते हैं, मृतजीवी क्या होते हैं, प्राणी संपोषण क्या होते हैं, और स्वपोषण क्या होता है, खूब अच्छे से आपने जाना है। अब इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को देना है, चाहे वो बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की, चाहे सक्षमता की, या फिर एसएससी जीडी। आप सभी अगर देख रहे हैं चैनल को तो पहले मैं अब थ्योरी करूंगा, तब उस पर से प्रश्न दूंगा, और वो प्रश्न जो आजकल परीक्षाओं में पूछा जाता है। निम्नलिखित में परजीवी का उदाहरण है। पेड़ पौधे तो स्वपोषी हो जाएंगे, मनुष्य प्राणी संपोषण हो जा करेगा, और जीवाणु क्या करेगा, मृतजीवी हो जाएगा। तो परजीवी कौन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। कौन हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। आप लोगों को जवाब अब देना होगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में मृतजीवी है। ऑप्शन है पेड़ पौधे, मनुष्य, प्लाज्मोडियम या जीवाणु। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सा गैस उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं। ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। चलिए चौथा प्रश्न है आप लोगों के लिए, पोषण के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है सेंट्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, ग्राफोलॉजी या ट्राफोलॉजी। तो ये आप लोगों के लिए नया प्रश्न है, इसको देख लीजिए। पोषण के अध्ययन को कहा जाता है ट्राफोलॉजी। चलिए आगे चलते हैं। अमरबेल का पौधा है, ये तो आसान है, प्राणी संपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको जवाब देना होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस जीव में प्राणी संपोषण होता है? अमीबा हो गया, आम हो गया, मच्छर हो गया या कवक हो गया। तो अमीबा में कैसा पोषण होगा? प्राणी संपोषण होगा। और ये कूटपाद, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, कूटपाद के द्वारा ये पोषण करते हैं। और एक चीज़ और, इनमें जनन चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ये बताऊंगा कि अमीबा में जनन कैसे होता है, तो उसके लिए अगला बायो चैप्टर में मिलेगा ही ये। तो सीधे आप जानिए कि जो अपना पोषण अमीबा प्राप्त करता है प्राणी संपोषण में आता है और ये कूटपाद के द्वारा पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न, तो देखिए आपने पोषण को पढ़ करके ऑब्जेक्टिव लगा लिया। अब इसी में हम लोग श्वसन को जानेंगे और श्वसन के ऑब्जेक्टिव को करेंगे। फिर उसके बाद पाचन को, उत्सर्जन को, यानी ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तो एक भी प्रश्न छूटने का चांस नहीं होगा। श्वसन यहाँ गलत लिखा गया है, ठीक है, श्वसन आप सही कर लीजिएगा, श्वसन ऐसे कर लीजिएगा, आगे सही लिखा हो देख लीजिएगा। कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, श्वसन क्या है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थ के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, और इसे अनऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। जो ईस्ट किण्वन प्रक्रिया द्वारा क्या बनाता है? शराब, जो आप अल्कोहल कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन होता है, यानी अनऑक्सी श्वसन। आगे देखते हैं, देखिए वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है, यानी ऑक्सी श्वसन, और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन के बारे में जानते हैं, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसमें मैं बता दूंगा श्वसन में, इसका मैं आपको पूरा डिटेल ही बता दे रहा हूँ, इसका रासायनिक सूत्र भी बता दे रहा हूँ, आप बने रहिए। देखिए कह रहा है कि साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और ये अधिक ऊर्जा यानी 36+2 ATP के रूप में ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके समीकरण को भी। वायवीय श्वसन का समीकरण क्या होता है? तो देखिए ग्लूकोज, यहाँ पे ये जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसमें एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जलवाष्प निकलेगा, जल, और क्या मिल जाएगा? 36+2 ATP ऊर्जा मिल जाएगा। ATP के रूप में 36+2 ऊर्जा मिल जाएगा। अब ये संतुलित नहीं है, आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, यहाँ 6 लगा लीजिएगा, यहाँ 6 लगा दीजिए, और यहाँ संतुलित हो जाएगा। तो ये है वायवीय श्वसन का रासायनिक सूत्र, C6H12O6 + 6O2, और एंजाइम के द्वारा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है श्वसन, वायवीय श्वसन में। और उष्मा कह रहे हैं जल, और 36 ATP + 2 ATP के रूप में इसे ऊर्जा, इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। पूर्ण श्वसन इसको बोल सकते हैं, अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है कोशिकाओं को। समझ गए हैं आप लोग? अब यहीं पे जान लेंगे हम लोग अवायवीय श्वसन, यानी अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी श्वसन, तो इसमें क्या होगा? ये जो ग्लूकोज है, वायु की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये श्वसन होगा, यहाँ वायु रहेगा नहीं। और कोशिका द्रव में ये अवायवीय श्वसन किस में होता है? तो ये कोशिका द्रव में होता है, कोशिका
द्रव में। और ये क्या करेगा, ये अल्कोहल बनाएगा। क्या बनाएगा, अल्कोहल, C2H5OH, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ATP है, और ये ऊर्जा मुक्त करेगा। ये कम ऊर्जा मुक्त करता है। एथिल अल्कोहल बना लिया, ये क्या बना लिया, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो जब अवायवीय श्वसन होगा तो ये किस में होगा, कोशिका द्रव में। और वायवीय श्वसन किस में होगा, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, तो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, और इसमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, और अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा प्राप्त होता है। अंतर भी आप लिख सकते हैं, प्रश्न आता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखें। तो आपने देखा, एक में अधिक ऊर्जा मिलता है, एक में कम, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक अनुपस्थिति में, दोनों का रिएक्शन लिख देंगे, 3 गो हो जाएगा अंतर, ठीक है। चलिए, वायवीय श्वसन किस में होता है, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, पेशी कोशिकाओं में, इनमें से कोई नहीं। वायवीय कहा है, ऑक्सी श्वसन बोल रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, ऑक्सी श्वसन। कमेंट में जवाब दीजिएगा। ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है, तो यहाँ जान लीजिए कि अपूर्ण यानी यहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है तब श्वसन होता है। तो आप बता सकते हैं किण्वन प्रक्रिया जो होता है। तो ईस्ट में किस प्रकार का श्वसन होता है आपको बताना है। 1 मिनट में श्वसन की दर होती है तो 15 से 16 बार। कितनी, 15 से 16 बार। अगला प्रश्न, मछली में श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा। ऑक्सीजन, हाँ अब आ गया वहन। श्वसन का काम खत्म कर लिए, वहां से प्रश्न बनता है, आप उसका जवाब दे सकते हैं। ऑक्सीजन भोजन एवं अन्य पदार्थ का शरीर में स्थानांतरण वहन कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, वहन, ऑक्सीजन भोजन एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का शरीर में स्थानांतरण ही क्या कहलाता है, वहन। अब वहन तंत्र होते हैं शरीर में, रक्त नलिकाएं, रक्त और हृदय। इसे हम लोग अब डिटेल से देखेंगे। चलिए देखते हैं, वहन तंत्र, रक्त नलिकाएं, रक्त और हृदय। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग रक्त नलिकाएं। तो रक्त नलिकाएं धमनी और शिरा, ये क्या करते हैं, धमनी जो होता है वो हार्ट से शुद्ध रक्त को अन्य कोशिकाओं तक पहुंचाता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल यानी एक एक्सेप्शन है फुफ्फुस धमनी। कौन, फुफ्फुस और धमनी बोलिएगा, जो उल्टा कार्य करता है, शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों से, अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों से हार्ट तक यानी हृदय तक लाता है। तो धमनी का देखिए मेन धमनियों का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का वहन, और ये शिरा का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। मतलब ये अशुद्ध रक्त को शरीर के अन्य कोशिकाओं तक से हृदय में लाएगा, और ये धमनी क्या करेगा, हृदय से शुद्ध रक्त को अन्य कोशिकाओं तक ले जाएगा। लेकिन इन दोनों में एक एक एक्सेप्शन है, और दोनों के पहले में फुफ्फुस होगा। तो फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाता है, और फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त को हृदय से अन्य भाग तक ले जाता है। लेकिन बाकी सब धमनी और शिराओं का कार्य समान जो दिया गया वही, यानी ऑक्सीजन का वहन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। तो पूछा जाएगा प्रश्न कि अशुद्ध रक्त को अन्य कोशिकाओं से हृदय तक लाने का कार्य करता है। ऑप्शन रहेगा धमनी, शिरा, फुफ्फुस धमनी, इनमें से कोई नहीं, या दोनों। तो फुफ्फुस धमनी और शिरा दोनों हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें दोनों रहे तो दोनों, सिंगल रहे तो सिंगल, नहीं रहे तो नहीं। ध्यान से समझिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब बात हम लोग करते हैं यहाँ पे
वहन तंत्र में रक्त नलिकाओं की, यानी रक्त नलिकाएं तो हो गई कौन कौन, धमनी और शिरा, जहाँ से प्रश्न बनता है, जितना बनता है मैंने वहाँ उतना आपको दिखा दिया। अब बात आती है रक्त की, यानी ब्लड सेल्स की। ये एक तरल उत्तक है। क्या है? तरल उत्तक है, जो बना है प्लाज्मा और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स से। जिसमें प्लाज्मा होता है रक्त, रेड ब्लड सेल्स में, यानी तरल उत्तक में, तो कितना प्रतिशत? ये 55% रक्त में, और जो बच गया 45% इसमें क्या होता है? रक्त होता है। सबसे पहले आप जान लीजिए कि प्लाज्मा घाव भरने का काम करता है और इसमें 90% जल होता है। ये प्रश्न बना है एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। आरबीसी क्लास 10th वालों देख लीजिए, आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन, क्या होता है? 120 डेज। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है। प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। और आप जान लीजिए यहाँ पे आरबीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम में। डब्ल्यूबीसी का मतलब हो जाता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये भी याद रखिएगा। आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कराना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना, रोग से बचाना। और प्लाज्मा क्या काम है? घाव भरना। प्लेटलेट्स तो आप अभी देखें, थक्का बनने में मदद करना। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। अब देखिए हम लोग बात करेंगे हृदय की, रक्त की भी कर लिए। हाँ, यहाँ थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लें। रक्त समूह जो होता है, रक्त समूह, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी ए बी और ओ को खोजा था। ए क्या होता है? ए बी और बी और ओ। तो एंटीजन के अनुसार इन्हें 4 ग्रुप में ब्लड को बांटा गया है। ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है, जिसके कारण इसे सर्वदाता कहा जाता है। ठीक है, ए बी ये सर्वग्राही है, यानी किसी से भी ए भी ब्लड ले सकता है, लेकिन ओ किसी को भी दे सकता है। तो ये सर्वदाता और ये सर्वग्राही, ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है वहन तंत्र में हम लोग हृदय को पढ़ेंगे, हार्ट को। तो यहाँ सिंपल सा ये देखिए, एक ऐसा मशीन जो समझिए कि पूरे आपके शरीर का इम्पोर्टेंट कार्य रक्त को पंप करना है, इसी का कार्य है हार्ट को। और ये पूर्णतः आपके बायां या दायां नहीं होता है, बीच में होता है, लेकिन बाएं तरफ धंसे होने के कारण ये बाएं तरफ माना जाता है कि हार्ट बाएं तरफ होता है। दिल, जिसे आप दिल कहते हैं, बहुत सारे दिल टूट जाता है ना प्यार में, तो वहीं ये दिल है। तो इसके बारे में हम लोगों को जानना है कि ये कैसे टूटता है। तो देखिए, इसमें 4 कक्ष होते हैं। अगर चारों कक्ष 4 तरफ फैला दीजिएगा तो टूटना ही है। एक तरफ फोकस कीजिए, यानी बीपीएससी टीआरई 4 के तरफ, तो दिल कैसे टूटेगा? आप लोग खाली निगेटिव सोच लेते हैं, ध्यान इधर उधर ना भटकाइए। मैं एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ। मैं वो हंसी मजाक करके वो जो टाइम पास नहीं करना है चैनल पे। आपको स्टडी के साथ साथ थोड़ा सा इंटरटेनमेंट अपने मोबाइल के ज़रिए, या जो खेलते हैं, अगर गेम एक्सरसाइज करते हैं, वो इंटरटेनमेंट का साधन बना लीजिए और ऐसे नोट्स बना करके पढ़ा कीजिए। कहाँ जाएगा बीपीएससी टीआरई 4। और गणित का मैं अलग से चला रहा हूँ, जो मॉडल पेपर के अनुसार चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, वो सभी के लिए है। क्या मैं 1 to 5 लिखूँगा तो 6 to 8 में वो नहीं पूछेगा प्रश्न? ज़रूर पूछेगा। तो सभी लोग देखें, जुड़े। तो आइए हार्ट के बारे में जानते हैं।
सिंपल से लिखें, 1 मिनट में 72 बार धड़कन धड़कता है, यानी क्रमाकुंचन और संकुचन। क्रमाकुंचन यानी सिकुड़ेगा और फैलेगा जैसे, तो उसको क्या कहा जाता है, हार्ट बीट। तो 1 मिनट में दिल 72 बार धड़कता है। तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितने बार धड़केगा। मैथ यहाँ अप्लाई करके बनाइएगा, बताइएगा कमेंट में ज़रूर। मनुष्य के हार्ट 4 कक्ष होते हैं और ये लगभग 300 ग्राम के होते हैं। और हार्ट के अध्ययन को यानी हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। किसी का अगर हार्ट सही से कार्य नहीं करता है तो उसके जगह पर पेसमेकर लगाया जाता है। और जो रक्तचाप होता है वो 120 पर HG 80 mmHg होता है। मतलब क्रमाकुंचन और संकुचन, फैलाव और सिकुड़ना, उसी को बोला जाता है। तो रक्तचाप यहाँ से देखिए, 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पक्षियों की, तो उनके भी 4 कक्ष होते हैं। सरीसृप के 3 कक्ष होते हैं। मछली में 2 कक्ष। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करूँ तो आपको देखने को मिलते हैं कॉकरोच में। किसमें? कॉकरोच में। कॉकरोच या कुछ ऐसे था। तो आप सीधे याद रखिए, मनुष्य के हृदय कितने कक्षों में बटे होते हैं, तो 4 कक्ष में। इसका लगभग द्रव्यमान कितना होता है, तो 300 ग्राम। स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी, 1 मिनट में 72 बार धड़कना है। पेसमेकर का संबंध हार्ट से। और रक्तचाप तो 120 पर 80। नेक्स्ट उत्सर्जन पे हम लोग आ गए। वहन देख लिए, अब उत्सर्जन देखते हैं। किडनी, फेफड़ा, यकृत, त्वचा, ये 4 उत्सर्जी अंग है। और उत्सर्जन का परिभाषा क्या हो जाएगा, शब्द ही बता रहा है कि उत्सर्जन कैसे होगा। उत्सर्जन मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे आपके शरीर में, उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। और ये जो इस अंग से निकलते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहा जाता है। ठीक है, तो किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया, त्वचा हो गया। किडनी से मूत्र यानी यूरिन निकलता है। फेफड़ा से तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ये हानिकारक गैस है, तो निकलता है, तो ये भी उत्सर्जी अंग में आ जाएगा। यकृत जिसे आप लीवर भी कहते हैं, इससे क्या, तो आप यहाँ देख सकते हैं अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। ये अमोनिया बहुत विषैला है और यूरिया में बदल करके किडनी से मूत्र नलिका द्वारा बाहर निकालता है। त्वचा से क्या निकलता है, पसीना, स्वेट ग्लैंड के माध्यम से। तो ये 4 आपके उत्सर्जी अंग हैं। और उत्सर्जन क्या होता है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किडनी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये विक भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा मिलेगा हिंदी में किडनी का हिंदी विक ही होता है। एक दिन में 180 लीटर रक्त ये फिल्टर करता है। कौन? किडनी। और ये मूत्र यानी यूरिन में जो है, यूरिन यहाँ पे देख लीजिए, मूत्र में लगभग जल 97%, यूरिया 2.7%, लवण 2% और यूरिक अम्ल 0.3% पाया जाता है। मूत्र का हल्का यानी यूरिन का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। और प्रतिदिन एक स्वस्थ मनुष्य 1.2 लीटर से 2.5 लीटर यूरिन का निष्कासन करता है, यानी पेशाब का निष्कासन करता है, यानी उत्सर्जित करता है। तो आपने देखा कि किडनी के माध्यम से क्या होगा, अमोनिया जो यूरिया में बदला है निकलेगा और उसमें क्या कुछ होता है। और इसका पीएच मान वो यहाँ 7 हो गया, 7 नहीं होगा। यूरिन का पीएच मान जो होता है 6 होता है। मैं गलती से यहाँ 7 लिख दिया हूँ, उदासीन नहीं होता है, ये थोड़ा अम्लीय होता है। जो पेशाब है ये थोड़ा अम्लीय होता है। और इसका पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। जब रसायन शास्त्र मैं कराऊंगा, केमिस्ट्री पूरा चैप्टर, तो उसमें आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी।
मैं समझाते हुए भी चलूँगा उसको। इससे पहले फिजिक्स किया हूँ, भौतिकी, सभी चैप्टर, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। गणित का मॉडल सेट कर रहा हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ विज्ञान का ये पहला चैप्टर महामैराथन, जहाँ से प्रश्न केवल आपके क्षमता और बीपीएससी टीआरई में नहीं, बहुत सारे परीक्षाओं में ये जो दिया हूँ पूछा जाता है। चलिए अब आ गया प्रश्न, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 11 नंबर का जवाब आप लोग देंगे। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्सर्जी अंग नहीं है? किडनी, फेफड़ा, यकृत या छोटी आंत? चलिए नेक्स्ट है, यूरिन का पीएच मान कितना होता है? यूरिन का पीएच मान देखिए यहाँ ऑप्शन में है, वहाँ मिस्टेक से लिखा गया था। और रक्त का देख लीजिए, उस समय रक्त का नहीं बताया था, 7.4 होता है पीएच मान। आरबीसी का पूर्ण रूप क्या है, यानी स्टैंड फॉर्म? लाल रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं? वेग के क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ये देख लीजिए, ये 10 से 12 लाख होते हैं संख्या में, और इन्हें नेफ्रॉन कहा जाता है। और किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। विक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? का अध्ययन, तो इसे क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। किस उत्सर्जी अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो लीवर के द्वारा, और लीवर को यकृत कहा जाता है, जिगर। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? तो प्लाज्मा में आपको जवाब देना है, जल का प्रतिशत कितना होता है। डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या होता है? घाव भरना, ऑक्सीजन का परिवहन, रोगों से प्रतिरक्षा या रक्त का थक्का बनाना? डब्ल्यूबीसी है। पेसमेकर का संबंध किससे है? किडनी से, रक्त से, हृदय से या मस्तिष्क से? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन मैंने वहाँ चर्चा किया था, कार्ल लैंडस्टीनर, फंक, लुई पास्चर या डार्विन? नेक्स्ट, सर्वदाता रक्त समूह है ए, बी, ओ या ए बी? आप लोग कमेंट में जवाब ज़रूर देंगे अगर देख रहे हैं तो। सर्वग्राही रक्त समूह है, इसका भी जवाब आप लोगों को देना होगा। अब चलिए, इसी में एक छूट गया था, पाचन तंत्र, तो इसे भी देख लेते हैं। जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। और इसमें भी जो जो प्रश्न बनता है हम लोग देख लेंगे। पोषक पदार्थ, जब आप भोजन करते हैं तो उनमें पोषक पदार्थ मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट, ये बॉडी डेवलप करता है प्रोटीन। वसा भी ऊर्जा देता है। विटामिन रोगों से प्रतिरक्षा करता है। बीसी जल में घुलनशील विटामिन है। और ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। पाचन के 5 चरण होते हैं। अंतर्ग्रहण, जब यानी हम लोग भोजन अंदर लेते हैं, यहाँ लिखा हूँ आप देख सकते हैं। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, यहाँ फिर से पाचन हो गया है, पाचन नहीं, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, यहाँ कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। 5 चरणों में अंतर्ग्रहण, हाँ, मल परित्याग, अवशोषण, स्वांगीकरण। अंतर्ग्रहण, पाचन, यहाँ डिफिनीशन से भोजन का टूटना, पाचन ये ठीक है, यहाँ स्वांगीकरण हो जाएगा। स्वांगीकरण, ऊर्जा का उपयोग करना स्वांगीकरण कहलाता है। और मल परित्याग, तो ये 5 चरण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ देखते हैं 5 चरण में जब हम लोग सबसे पहले पाचन की शुरुआत कहाँ होती है? तो मुख्य गुहा में। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। फिर है ग्रसनी, ग्रास नली, ग्रास नली और ग्रसनी ये दोनों 2 पार्ट हैं। लार ग्रंथि, तब
अमास है, उसके बाद यकीर्त, तब यहाँ पे आप देखेंगे आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, तो पहले छोटी आंत तब बड़ी आंत। बाइल जूस निकलता है। मनुष्य के स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ होता है? स्टमक में, यानी पेट में। अब देखिए कुछ लार ग्रंथियाँ होती हैं, सहायक पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, उन्हें देख लीजिए। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथि। चलिए देखते हैं लार ग्रंथियों में ये 2 प्रकार के होते हैं। मुख में लार ग्रंथियाँ 2 प्रकार के होते हैं, लाइसोजाइम एक और एक टाइलिन। इनसे जो एंजाइम निकलता है लार ग्रंथियों से, तो एक निकलता है कौन? लाइसोजाइम और एक टाइलिन। तो इनके दोनों के अलग अलग कार्य हैं। भोजन करते समय मुख में जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें कौन मारता है? तो ये लाइसोजाइम का काम है। और टाइलिन स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ अमाशय के बारे में थोड़ा सा, स्टमक के बारे में जान लेते हैं। इनके 3 पार्ट होते हैं और इसी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो प्रबल अम्ल होता है। अम्ल लवण क्षार में बताएंगे। उसके बाद पेप्सिन और रेनिन, ये 2 एंजाइम पाए जाते हैं। कहाँ? अमाशय में। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। प्रोटीन को किस में बदलता है? तो ये पेप्टोन्स में। और रेनिन क्या करता है? ये दूध के पाचन में मदद करता है। किस में मदद करता है? दूध के पाचन में मदद करता है। यानी छोटे बच्चों में कौन से, उसके स्टमक में कौन सा एंजाइम सबसे ज़्यादा होगा? तो रेनिन, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा दूध पीते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अमाशय तो आप देख लिए। छोटी आंत जो 6 से 7 मीटर लंबी, और इसके भी 3 भाग होते हैं। आहरनाल की कुल लंबाई 9 मीटर या 32 फीट होता है। ये पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैंने ये ले लिया। आगे है, आप लोग देख लीजिए। ये तो देख लिए 3 भाग। अग्नाशय, 3 एंजाइम लाइपेज, इमाइलेज और ट्रिप्सिन पाया जाता है। लाइपेज का काम है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदलना। इमाइलेज का काम है स्टार्च को शर्करा में बदलना। और ट्रिप्सिन का काम है वसा को वसीय अम्ल में बदलना। ये कहाँ पाए जाते हैं तीनों? तो अग्न्याशय में। तो ये था आपका संपूर्ण बायोलॉजी, यानी पहले चैप्टर का संपूर्ण भाग। और यहीं से प्रश्न घुमा घुमा के ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो जितना प्रश्न पूछा गया है आप उसका जवाब देंगे, और अगले पाठ का आप लोग वेट करेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि गणित का पार्ट वाइज, मॉडल सेट वाइज चैप्टर शुरू कर चुका हूं, जिसमें द्विघात समीकरण, बहुपद, उसके बाद द्विघात समीकरण और 2 चर वाले रैखिक समीकरण करा चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और भौतिकी का पूरे चैप्टर करा चुका हूं MCQ, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यानी प्लेलिस्ट का ही लिंक है। तो आप जुड़िए और मज़े मज़े अपना स्टडी कीजिए। आज के लिए इतना ही।